तो कल हम लोगों ने एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लिया था, राइट। एक बात थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले। जो आप लोगों के मन में डाउट था कि नोट्स का कहानी कैसे होगा, कोर्स कैसे पूरा होगा, बड़ा गहन अध्ययन किया हम लोगों ने। हमारा आज सर ने बैठ के इस पर काफ़ी रात में ही सब डिस्कशन किया था, कैसे होगा सर, कैसे किया जाए। टाइम बहुत कम है भाई, जितना टेंशन आपको उससे ज़्यादा टेंशन हम लोग को है, कहना हम लोगों को है ना। आप लोगों का कब तो चला के भाग जाएंगे, कोर्स पूरा नहीं हुआ। तो कोर्स के लिए दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो बताया था मैंने आपको, आज फिर बता दे रहे हैं। ज्योग्राफी का तो अलग सीन रहेगा। अच्छा, कल सुबह आप लोगों का 3 घंटे का चलेगा ये, कल और परसों साइंस, ठीक है। सुबह भी और शाम को भी। शाम को हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे। शाम को मतलब इस टाइम, हाँ शाम में क्या कोई दिक्कत क्या है? क्या मतलब छठ वाला? अच्छा अच्छा, कल शाम को नहीं आ रहे हैं आप लोग? हाँ फिर वो तो कह रहे नहीं आएंगे। कितने लोग आ रहे हो कल भाई? कल कितने लोग आ रहे हो आप लोग? तो आ तो रहे हो सब लोग, जो नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन कर लेंगे। क्या कोई दिक्कत? या तो भाई देखिए, ऐसा मत करिए ना, हमारी ये रहे ना, कोई क्लास में रहे, ऐसा ना हो कि या तो मास बंक करना हो, जैसे हम लोग करते थे अपना इंजीनियरिंग में, मास बंकिंग होती थी, पूरा पूरा गायब। तो वो सब कर लीजिए, या तो अगर आना है तो कोई आए, क्योंकि जो आएगा उसको भाई पढ़ाना पड़ेगा ना हमें। तो आइए, कल शाम को ज्योग्राफी रख लेंगे और सुबह 3 घंटे हम लोग, क्योंकि यूपीएससी जो सुबह बैच है हमारा वो ऑफ है, तो 3 घंटा 4 घंटा कितना खींच पाएंगे हम लोग, कल आराम से हम लोग साइंस को लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि साइंस में आपको ज़्यादा दिक्कत है, साइंस हम लोग कल पूरा करेंगे अच्छे से। दूसरी बात, नोट्स के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। कुछ नोट्स हम लोग के तैयार हो चुके हैं, कुछ नोट्स पब्लिश होने से हम लोग डाल दिए हैं। मैं खुद तैयार कर रहा हूँ अपने हाथों से 100 नोट्स। तो 1-2 दिन के अंदर, प्रॉब्लली छठ के बाद से आप लोगों को नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाए, राइट। कुछ चीज़ें को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो कि अभी क्या है ना कि यूपीएससी थोड़ा सा डायलेमा चल रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछे, छोटा पूछे, बड़ा पूछे, कितने शब्दों में लिखना हो, क्या करना होगा। तो उस केस को समझने के लिए इस चीज़ में, ये जैसे यूपीएससी डायलेमा में आप लोग को रखा है, वैसे ही हम लोग को भी डायलेमा में रखा है, मतलब कंफ्यूजन में रखा है, कैसे हम लोग का ये क्या करें कैसे हम लोग। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट जो रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा क्लास में, लिखवाऊंगा भी क्लास में, लेकिन कुछ थ्योरी पार्ट होता है, उसको लिखवाने से ज़्यादा उसको अगर आपको दे दे, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे हम बात करें लाभ हानियों की, जैसे हम किसी योजनाओं की बात, जैसे उज्ज्वला योजना की बात हम करें, जैसे हम प्रधानमंत्री कोई नया प्लान की बात हम करें, तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें और उसके डिटेल नोट्स आपको सीधे मिल जाएं। वो समझ रहे हैं हम? करना 2 है ना आपको, 5 करना है, तो 5 सेक्शन में करना है ना। वो हम समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो समझ गए हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, हम सब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव 5 करने हैं आपको कि 5 सेक्शन से करने हैं ना, वो हम समझ रहे हैं आपको। हम उसी की बात हम कर रहे हैं ना कि 5 सेक्शन को कवर करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को? 5 करने हैं। आप कितने अटेंड करेंगे तो मतलब आएंगे कितने उसमें? 10 आएंगे। करना तो 2 मतलब हर एक में से एक करना है, ठीक। तो फिलहाल अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो सेक्शन डी और ई पर फोकस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम सी पर जाएंगे, उसके बाद हम डी पर जाएंगे और फिर लीस्ट आएगा ए से, क्योंकि ए से सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठने की संभावना 0 उठ जाएगी। अगर उठेगा तो बहुत बेसिक उठेगा, वो हम आपको बता देंगे। जैसे फोर्स पर क्वेश्चन उठ गया, ग्रेविटी पे क्वेश्चन उठ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन उठेंगे, राइट। लेकिन सब्जेक्टिव पूछा जाए तो उठेगा जो हमारे बाकी के सेक्शंस हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंसेस, ये 4 सेक्शन जो हैं यहाँ से क्वेश्चन उठना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, अरे हम क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ से उठना है, लेकिन ए सेक्शन में जो हमारा ए सेक्शन है, बताइए कंफ्यूज मत होइए, टेंशन बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग कारण ही पता है हमें।
कुछ हुआ है आप लोगों के साथ में, परेशान हुए हैं आप लोग, है ना? लेकिन उसके लिए परेशान मत करिए, वो सब्जेक्ट आपका ऐसे खत्म कर दिया जाएगा कि वो धुआं हो जाएगा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, एकदम खत्म, एकदम ऐसा हो जाएगा। देखिए अब ऐसे इसमें यहाँ बता रहे हैं, एक एक सिलेबस को समझिए। यहाँ पर फिजिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं आना है इसमें से कुछ, ठीक? डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, एनर्जी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेविटी से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक? आगे आ जाइए। सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट्स, यहां से बन सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ साउंड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड से क्वेश्चन बन सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, अल्ट्रासोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम अदर एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चंस नहीं बन सकता। समझ में आया? नहीं आया? हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की नहीं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आप जब पांचों सेक्शन को पढ़ लेंगे, आपका ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो चुका होगा ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? तो जय माता दी है, जैसे कल मारे था, गलत हो गया था, दिल में से निकला क्या? जय माता दी करके है। चलिए देखिए, इसीलिए 4 सेक्शन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, करना 4 सेक्शन पर हमें ज्यादा फोकस है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तय है, उठेगा ही उठेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते, राइट? इसीलिए साइंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्योग्राफी पे थोड़ा सा कम, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें 2 ही सेक्शन को हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? कोई डाउट पूछिए, कोई डाउट हो तो। अगर इसकी एक चीज हम लोग और प्लान किए हैं, कल हम और विभाग से बैठेंगे आप लोगों के साथ यहीं पर, ठीक है? क्लास के बाद कोई भी समस्या हो दोनों लोगों के सामने आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक? नोट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उन सब चीजों के लिए, ठीक है? क्या हो गया, बड़े शांत ऐसे मत रहा करिए, अजीब सा लग जाता है हमारा, काहे टेंशन लेते हैं? जो चीज खराब हुआ है उसके लिए परेशान मत होइए, वो अच्छा हो जाएगा। आपको पता है क्या खराब हुआ और हमको भी पता है क्या खराब हुआ है, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता होना भी नहीं चाहिए। हानियों पर थोड़ा सा कम ध्यान रखना चाहिए, लाभ पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चल रहा है। तो आज हम एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं। कल के टॉपिक में कोई डाउट था, बताइए मुझे पहले, कोई डाउट है? कुछ कोई नया बच्चा आज है जो कल नहीं आया था? अच्छा, आप भी हो। आप आज सुबह थे ना? कल हम लोगों ने इसको 2 भागों में बांटा था। क्या किया था हम लोगों ने? कल हमने कहा था एक सोर्स के अकॉर्डिंग और एक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, उपयोगिता के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंस में हमने देखा था कल कौन कौन सा? हाँ, पारंपरिक और गैर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। और कल 2 मिनट के अंदर ही हमने इसको पूरा डिफाइन करके खत्म कर दिया। हमने कह दिया था कि क्या होता है पारंपरिक, जिसका उपयोग आप ज्यादा करते हैं, जो कि सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पारंपरिक। इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल, और इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल। डेफिनेशन की यहां पर बात करें तो लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा भाई, हमारा मुंह मत देखिएगा, लिखते रहिएगा। हम यहां समझाते रहेंगे, लिखाते रहेंगे, फटाफट लिखते रहिएगा। अगर डेफिनेशन की यहां पर बात करें पारंपरिक की और गैर पारंपरिक की, तो आप सीधे बोलेंगे वे सभी स्रोत जो सामान्य जीवन में सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं,
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ऑल दोज एनर्जी सोर्सेस, तेज बोल गए, धीरे बोले, वे सभी ऊर्जा स्रोत जो सामान्यतः जीवन में प्रयुक्त होते हैं, वे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक, गैर पारंपरिक उल्टा कर दीजिए। समानता प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? All those energy sources which are used commonly in the daily life are known as conventional sources. नॉन कन्वेंशनल को हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वे सभी ऊर्जा स्रोत जो सामान्यतः सामान्य जीवन में प्रयुक्त नहीं होते हैं या कम प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैर पारंपरिक। All those energy sources which are used rarely in the daily life are known as non-conventional energy sources. ये एक लेमैन लैंग्वेज की परिभाषा है। टेक्निकल समझाएं इसको तो टेक्निकल इसको रिलेट करेंगे हम अपने सोर्सेज के साथ, और सोर्सेज को हम डिफाइन करेंगे किसके लिए? हम डिफाइन करेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के साथ। रिन्यूएबल की परिभाषा क्या बताएंगे? बताइए, कोई बताएगा मुझे रिन्यूएबल परिभाषा? बताइए। बहुत सही। ऐसे स्रोत जो अनंत हैं, असीमित हैं, तथा हम उनको मानव जीवन काल में कई बार उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल। जैसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल। बोल डालिए क्या लिख रहे हैं, बोलिए ना इसको। रिन्यूएबल बोलिए। सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटसेट्रा। इसमें आ जाइए, क्या लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल में? all those energy sources which are limited and cannot be formed in a human time scale, that is it takes thousands and hundreds and thousands of years to be reformed, is known as non renewable energy sources. ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका निर्माण मानव जीवन काल में नहीं हो सकता, जो कि सीमित हैं, क्या हैं? सीमित हैं। ठीक है, और इनके निर्माण में कई सौ या हजार साल का समय लगता है। नोट डाल के लिख लीजिए, यही नोट आपको आपके आंसर के साथ रिलेट करेगा, और आपको ऐसे ही आंसर ड्राफ्ट करने हैं। जब आपको देखिए यूपीएससी में कहानी होती है कि आपके पास कहानी बहुत होती है, आपको सीमित करना होता है, लेकिन यहां पे क्या है, आपके पास सीमित है और कहानी लिखनी है आप। ठीक है ना? तो कई लाइन, एक ही लाइन को आप बार बार नहीं लिखोगे, आप एग्जामिनर को उसके कई पक्ष दीजिए। पहले ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए, ये समझा दीजिए, और दोनों को रिलेट कर दीजिए बाद में। सब लिमिट बन गई आप। जो परेशान थे आप ना कि पांच पेज में कैसे लिखें हम, क्योंकि है तो कहानी छोटी, एक लाइन का डेफिनेशन ये खत्म, ये खत्म, एक पेज में पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाना है ना, आपको 5 पेज में ले जाना है। तो एक पेज में आराम से ग्राफ बनाइए,
अगले में डेफिनेशन लिखिए और फिर उसको क्या करिए, आपस में रिलेट करके लिख लीजिए, नोट डालिए फटाक से। लिखिए, समस्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, बताओ, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। All the conventional sources are non-renewable energy sources. All the conventional sources are non-renewable energy sources. समस्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तथा समस्त गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बच्चों क्या है बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत, एग्जाम्पल समझ गए आप, बता दिया। यहां पर बताइए कुछ समस्या, यहां पर कुछ पूछना हो आपको, यहां पर बताइए, कुछ पूछना हो तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं। क्लियर है? चलिए, पहली बात हम करेंगे नॉन रिन्यूएबल, और साथ में बात करेंगे रिन्यूएबल। कुछ एडवांटेज और कुछ एडवांटेज इसका। सबसे पहले डिसएडवांटेज करते हैं, फिर एडवांटेज करेंगे। पहले हानियां फिर लाभ। डिसएडवांटेज, बताइए क्या लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में, हानियां क्या लिखेंगे, क्या होगा? पहले इसकी बात हम करेंगे फिर इस पर। चलो पहले इसको बताओ, रिन्यूएबल को बताओ, क्योंकि यहां पर आप यहां के तो बहुत सारे आपके दिमाग में लिख लोगे, यहां फंसोगे आप। बताओ यहां के बारे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वेरी गुड, कॉस्टली। लेकिन नॉर्मली जब आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हो तो कॉस्ट का या मुद्रा वाला जो बात होती है ना, इसको आखिरी में लिखा करिए। सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट किसका? एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है किसमें? इसमें। वेरी गुड, बहुत सही। टेक्निकली डिफिकल्ट है, तकनीकी रूप से तकनीकी ज्ञान आवश्यक। नेसेसिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। गुड, वेरी गुड। चलो अगला, सेकेंड पॉइंट बताओ। सॉरी, हाँ, ये डिपेंडेंट ऑन नेचर, प्रकृति पर निर्भर। प्रकृति पर निर्भर। चलो
मतलब अगर हम बात करें कि अगर सोलर एनर्जी लगाए हैं और अगर सूर्य नहीं निकला तो सोलर सब खराब, सोलर चैनल्स हमारे खराब हो जाएंगे, राइट। पवन नहीं चल रही है तो खराब, कोई दिक्कत वो नहीं चलेगा। जियोथर्मल लगा के बैठे हैं और अगर वहां से जियोथर्मल एनर्जी नहीं निकल रही है, भूतापीय ऊर्जा नहीं आ रही है, तो भूतापीय ऊर्जा का सिस्टम खराब, वो हमारे यूज नहीं होगा। चलो अगला, वो लिख दिया आपने, वो आ गया, वो आ गया। हाँ क्यों? कैसे, क्या होता है? नहीं, वो न मत ले जाइए, अभी कॉमन में रखिए, अभी एक एक को हानि मत पहुंचाइए, अभी कॉमन कॉमन करते हैं। चलो और बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा की आवश्यकता होती है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगता है वो ज्यादा लगता है, अधिक लगता है। क्या बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में? आ? क्या आप समझ, अधिक लगेगा, मतलब आप इसको छोटी जगह में प्रयोग नहीं कर सकते, आपको बड़ा चाहिए। दूसरी बात, चौथी बात, और बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, आप इसको पहले पॉइंट पे भी लिख सकते थे, क्या? एनर्जी जो मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, ऊर्जा जो निष्कासित होती है रिन्यूएबल एनर्जी से, वो इसके रेस्पेक्ट में क्या होती है? बहुत ही कम होती है। यूरेनियम तो क्या है, ये है कि ये है? यूरेनियम क्या है? यूरेनियम इज दिस ना, ये है। और रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। चलिए लिख लिया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आप डाल सकते हैं, इट इज वेरी, हाँ सॉरी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? आप कल मैंने बताया था कैलोरीफिक वैल्यू की, एक चीज मैंने लिखवाई थी ना, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम में अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू आप ले रहे हैं, राइट, आप इक्वेटर पर रहिए या ट्रॉपिक्स पे रहिए या आप फ्रिजिड जोन पे रहिए या टॉरिड जोन पे रहिए, आप किसी भी जोन पे रहिए, राइट, आप किसी भी जोन पर हैं, चाहे आप इक्वेटर पर हैं और चाहे आप पोल पर हैं। सोलर एनर्जी की यहां पर बात करें, जहां पर मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिल रही होगी वो कहां है? इक्वेटर के पास। वहां पर भी कंपैरिजन टू पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू कम मिल रही होगी इसके रेस्पेक्ट। क्लियर? मैं एनर्जी की बात में कर रहा हूं, हम कैलोरीफिक वैल्यू की यहां पर बात कर रहे हैं, वो कहीं पर भी बात हो रही है, राइट। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? यहां पर क्या हो गया? एनर्जी डिमांड कम हो गई। पांचवा पॉइंट, इट इज कॉस्ट, महंगा है। लेकिन अभी इसी पॉइंट को हम एडवांटेज में भी लिखेंगे। किस पॉइंट को? सोच पाएंगे क्यों? कॉस्टली के पॉइंट को हम एडवांटेज में भी लिखेंगे। यस, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत महंगा है, यहां पर लिख सकते हैं इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक मूल्य जो इसका है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर एक बार लगा दिया गया तो निरंतर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल ऊर्जा स्रोत है ये हमारा। कौन सा? रिन्यूएबल। एक बार लगा दिया तो 20-50 साल तक के लिए आप फ्री हैं, राइट। इसीलिए दुनिया आज की डेट में इस पर हम काम करने की बात कर रहे हैं। किस पर? रिन्यूएबल। कि समस्त हानियां होने के बावजूद
क्या है, ये पर्यावरण के अनुकूल है। पहला एडवांटेज ये लिखोगे आप, having all these disadvantages, it has one and major advantage, that it is good for climate and environment. समझ में आया? नहीं आया? बाउंस तो नहीं कर रहा है किसी के? पक्का ना? आप लोग थके से महसूस क्यों करते हैं? कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों। आपको देखते लगता है कि पता नहीं कहाँ घबराए घबराए से बैठे, क्या दिक्कत है बताओ ना बच्चा, क्या समस्या हो रही है? या तो समझ में नहीं आ रहा है, या दिमाग कुछ और चल रहा है, क्या है बताओ? मोबाइल ऑफ करिए, साइलेंट कर दीजिए, बताओ कोई दिक्कत? अरे हम ही से बताओ, हमारे पीछे कोई नहीं आने वाला है, तो कंफ्यूज हो जाते हो। ए महाराज तो कम पढ़ो ना, काहे इतना पढ़ रहे हो? क्लास में ना ले पाओ आप लोग, थोड़ा कम पढ़ाई करिए। कितना घंटे पढ़ रहे हैं आप लोग हैं? देखिए, सिलेबस को आप कवर कभी नहीं कर पाएंगे, 1 साल नहीं 10 साल तक लगे रहेंगे, सिलेबस नहीं खत्म होगा, समझ लीजिएगा। सिलेबस कोई खत्म कर पाया है? आप यकीन नहीं मानेंगे, लूसेंट एक चिरकुट बुक कभी खत्म हो पाती है? अरे महाराज हमसे आज तक नहीं खत्म हुई। कभी नहीं खत्म होती है लूसेंट। मतलब बच्चा शुरुआत करता है लूसेंट से, और कहीं नौकरी पा जाएगा, कुछ कर लेगा, चाहेगा दोबारा खोल के देख ले लूसेंट, पता नहीं क्या मिलेगा उसमें, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कभी खत्म नहीं हो पाती है। तो सिलेबस के पीछे पड़े सिविल सर्विसेज की मजाक है, सिलेबस नहीं खत्म होगा, ठीक है? छांट के पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। पूरे के चक्कर में जाएंगे तो आधा भी नहीं पाएंगे, हैं? छांट नहीं पाते हैं तो बैठिए ना, साथ में बैठिए। हम लोग काहे दिन में बैठे रहते हैं? दिन में बैठे रहते हैं आप लोग, काहे वहां अकेले माथा मार रहे हैं? आप लोग बाहर आइए ना, हम लोग से बात करिए ना। हम लोग नहीं छाटते हैं बैठ के बाहर, आप आए थे ना, देख नहीं रहे थे? दिन भर हम इसी में लगे रहते हैं, कहाँ से क्या क्या उठाए, कहाँ से क्या दे दे आपको, किस किस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, तो पढ़िए उसको ना। काहे इतना दिमाग लगा रहे कि यही पर ध्यान नहीं जा पा रहा है, जो करने आए हैं वही नहीं कर पा रहे, इतना थका दे रहे हैं अपने दिमाग को, हद है मतलब। बताओ समझ में आया यहां तक? हो जाएगा? चलो एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करते हैं यहीं पर इसकी, किसके? नॉन रिन्यूएबल की। चलो बताओ पहला, लिमिटेड, वेरी गुड, सीमित है ये। दूसरा, चलो बैड फॉर एनवायरमेंट, लिखते चलिएगा इसको अपने शब्दों में, और इसी में चाहिए तो एक एक पेज लिख डालिए, शब्द कम पड़े, इसी में चाहिए कि एक एक पेज लिख दीजिएगा हिस्ट्री की तरह। चलो तीसरा बताओ, बताओ भाई तीसरा, हाँ ये बताओ। बायोडाइवर्सिटी तो वो हो गया ना, बैड फॉर एनवायरमेंट हो गया, बैड फॉर एनवायरमेंट, क्लाइमेट, सब कुछ डाल दिया हमने इसी में। चलो और बताओ। माइनिंग कॉस्ट, चलो इनिशियल कॉस्ट तो आसान है, लेकिन व्हाट, इट इज नॉट सस्टेनेबल, सतत सतत प्रक्रिया नहीं है ये, नॉट सस्टेनेबल, सतत प्रक्रिया नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने? कोई बता पाएगा सस्टेनेबल का परिभाषा क्या है? हाँ यस सर बताइए, यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ चलो कैसे, एग्जांपल दो। आप उसको निरंतर से जोड़ रहे हैं, लेकिन सतत और निरंतर में अंतर है। सिर्फ पर्यावरण,
हाँ डिफाइन करिए, सोचिए सोचिए, आइए अपने थकान को दूर करिए। सस्टेनेबल से क्या मतलब समझेंगे आप शैलेश? डेवलपमेंट को आप जोड़ लेंगे सस्टेन से। डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में डिफरेंस है। 5 ईयर प्लान में हमने 11 5 ईयर प्लान तक, इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने, 11 5 ईयर प्लान तक हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन 12th में आकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने आकर हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की। किया कि नहीं किया? 11 में नहीं किया था, 11 पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम रिसर्च की बात हम कर रहे थे, हम डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे, हम अनुसंधानों की यहाँ पर बात कर रहे थे, हम माइनिंग कर रहे थे, एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, IIT खोल रहे थे, MIT खोल रहे थे, सब कुछ खोल डाल रहे थे। लेकिन 12th पर आकर हमने सस्टेनेबिलिटी की बात की। तो क्या है सस्टेनेबिलिटी? क्या संसाधनों का? बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया आंसर कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरह से। अब इस विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया, क्या मैं इसको बोलूं तो क्या मैं गलत होऊंगा, कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए, राइट, भविष्य में ना कोई बदलाव किए बिना, राइट, वर्तमान से भविष्य तक की प्रक्रिया। नहीं समझ में आया? अभी से लेकर भविष्य तक की प्रक्रिया, जिसमें हम ऐसे बदलाव करें वर्तमान में कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। मतलब हम अनुसंधान करें, हम रिसर्च करें, हम डेवलपमेंट करें, ऐसा डेवलपमेंट जो भविष्य को टक रहे। तो क्या हम गलत हैं? मतलब हम अनुसंधान कर रहे हैं, शैलेश ने कहा कि आप संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर पा रहे हैं, संसाधनों का ऐसा प्रयोग करें कि भविष्य सुरक्षित रहे। मतलब अगर हम कोयले की यहां पर बात करें, हम पेट्रोलियम की यहां पर बात करें, हम न्यूक्लियर वेस्ट की यहां पर हम बात करें, तो हम किसी ऐसे सोर्स की बात हम कर रहे हैं जहां पर जो भविष्य के को भी क्या करे, सुरक्षित रखे। क्या ये सस्टेनेबिलिटी है? लिख सकते हैं आप लोग? लिख लेंगे पक्का? हाँ तो पॉइंट डाल दीजिए। इट इज व्हाट? सतत प्रक्रिया नहीं है, ये नहीं है। हो गया? चौथा क्या? मतलब बिजनेस नहीं देना मतलब? हाँ 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 बिल्कुल, डिपेंडेंट ऑन द अदर। बहुत बढ़िया, डिपेंडेंस ऑन अदर्स। इसका एग्जांपल हम शुरुआत से देख रहे हैं। हमारे यूरेनियम की शुरुआत 1956 में जब हमने शुरुआत किया फर्स्ट फेज की, तो हम तभी से देख रहे हैं कि हम बाहर से ले रहे थे। हमारे नाभिकीय ऊर्जा प्रोग्राम का पहला काम ही यह था कि हम बाहर से आयात करवाएं। हम इंपोर्ट कर रहे थे। कहां से? USA से, कनाडा से, हम वहां से इंपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर जादूगोड़ा में हमने फिर डाला, हमने उसको फिर बाद में रिसर्च किया, फिर वहां से हमने माइनिंग की। कहां पर जादूगोड़ा? एग्जाम्पल देंगे, बताएंगे? ठीक है ना, एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे वहां पर। चलो, डिपेंडेंस ऑन द अदर्स मतलब दूसरों पर निर्भर। कोई दिक्कत? सॉरी, हाँ वही चीज, कोई भी चीज, पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हो, यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हो, प्लूटोनियम भी इंपोर्ट कहीं से कहीं हम कर ही रहे हैं उसको, राइट। चलिए और बताइए, हो गया? 4 पॉइंट हो काफी। अब आ जाइए एडवांटेज, नॉन रिन्यूएबल एडवांटेज, पॉजिटिविटी और रिन्यूएबल एडवांटेज। इसके पॉइंट बहुत कम मिलेंगे आपको, ज्यादा पॉइंट नहीं, आप ज्यादा चक्कर मत पड़े, 2-3 पॉइंट में समाप्त हो जाएगा। चलो नॉन रिन्यूएबल बताओ।
क्या है? पहला, एनर्जी जो है, ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी वैल्यू जो मिलेगी इसकी, या ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। चलो दूसरा, पहला, दूसरा पॉइंट बताओ। प्राइमरी कॉस्ट कम है, प्राथमिक या प्रारंभिक, प्राथमिक नहीं बोलेंगे, प्रारंभिक इनिशियल कॉस्ट इसका इसमें कम पड़ेगा। तीसरा बताओ, थर्ड बोलो, थर्ड बोलो भाई, यूज कर रहे हो आप लोग इसको, क्या कर रहे हो? बताओ ना, थर्ड बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट, 3 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। हाँ, यस, यूज रेगुलरली, कैन बी यूज रेगुलरली एंड इजीली। सुलभता से प्रयुक्त किया जा सकता है। चलो 3 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। चलो रिन्यूएबल पे आ जाओ। पहला, किसमें? इसमें? हाँ बिल्कुल सकते हैं, बहुत बढ़िया आंसर है। संसाधनों का बेहतर प्रयोग, क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज आर यूज्ड easily, efficiently, easily नहीं बोलेंगे, efficiently। resources are used efficiently। ठीक, चलो अब बताओ इसमें। अच्छा ये पॉइंट इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में। चलो रिन्यूएबल का एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्लियर सबको, क्या? गुड फॉर क्लाइमेट, एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण, वातावरण, वायुमंडल के लिए अच्छा है। चलो सुरक्षित है, सेफ है, सुरक्षित है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ गुड, कहां से, किस बुक से पढ़ लिया? ये बुक किस लैंग्वेज आ रही है? कहां से कहां से देख रहे हो? अपने आप से निकल रहा है? वाह, अब तो फिलोसफर हो रही है शिवानी जी। क्या बोला? प्रत्येक क्षेत्र में, सॉरी क्या लिखा? बोलो। ठीक, तो काहे टेंशन कर रहे हो? लिख तो रहे हो आप लोग, हम कहाँ लिख रहे हैं? आप ही लोग तो लिखवा रहे हो हमसे, और तब भी टेंशन ले रहे हो कि सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं परेशान परेशान घूम रहे हो आप लोग। प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा वितरण संभव,
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल। चलो, इसी का ऑपोजिट हो गया इंडिपेंडेंट। चलो दूसरा, चलो लास्ट फोर्थ, सस्टेनेबल हो गया। ये लिखवाया ना मैंने, ये सस्टेनेबिलिटी का ही आंसर आ गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, सस्टेनेबल है ये, क्योंकि रिसोर्सेज का बेटर हम इसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हर एक तक पहुंच रहा है और इक्वल पहुंच रहा है। ये क्या मतलब हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इंडिपेंडेंस हो गया, फिर सॉरी, हाँ यस, कॉस्टिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन इज लेस। बस, बट यहीं पर एक इसी पॉइंट को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट, या लास्ट वाले में क्या है कि बताया मैंने, कॉस्टिंग फॉर इंस्टॉलेशन इज लेस, आफ्टर इंस्टॉलेशन इज लेस। इनिशियल कॉस्ट मैंने बताया था कि वो ज्यादा हो रहा था वहां पर, वही उसकी हानि थी। एक बार इनिशियल कॉस्ट लग गया, जैसे अब मैं सोलर पैनल की बात में करूं, तो सोलर पैनल अगर हम हजारी इस पे यहाँ पर रामकृष्ण IAS अकेडमी की छत पर लगवाएं, तो इनिशियल कॉस्ट आएगी 7 लाख 8 लाख रुपए पूरे की पूरे छत पर। लेकिन एक बार लगाने के बाद फिर छुट्टी। दिक्कत क्या आएगी, इसी पॉइंट को आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। कैसे, हाँ वो तो लिखवा लिया ना, इनिशियल कॉस्ट लिखवा दी मैंने वहां पर। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी वो ज्यादा आ जाएगी। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वो कम है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वो ज्यादा है। क्या है यार, आप लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई समस्या है? पक्का ना? चलो, बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं कर रही आप लोगों की। चलिए, हाँ चलो हो गया। सॉरी, लिख दिया मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया, फ्यूचरिस्टिक का मतलब आ गया। सस्टेनेबिलिटी हमने बात कर ली ना यहाँ पर हमने बात की थी इट इज नॉट सस्टेनेबल, यहाँ बात कर ली इट इज सस्टेनेबल। हाँ कहाँ पर, अच्छा, प्रारंभिक मूल्य के बाद सुलभ, सस्ता या सुलभ बोल दे सकते हैं। कॉस्टिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन इज लेस। हो गया। बताइए, कोई डाउट इसमें, यहां कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम आई दिमाग में? बताओ बनवारी, पक्का आ रहा है समझ में? दिमाग के मेडुला में बन रहा है ना ये आपका, पीछे इमेज बन रही है ना, लिख पाएंगे ना इस पर आप? अगर ये क्वेश्चन आ गया और आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आ गए ऐसे क्वेश्चन आ गए तो लिख पाएंगे ना आप उस पर? 300 400 सब लिख पाएंगे आप इस पर ना, आराम से एक एक पॉइंट डालते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए लिख लेंगे, कोई दिक्कत? चलो, क्या? अब वो आपके नसीब पर डिपेंड करता है भाई, आपके लिखने पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा लिख पा रहे हैं आप, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तभी तो हम पूछ रहे हैं कि मेडुला में दिमाग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। किस पर है क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, क्वेश्चन हम देंगे आपको। आप जो शाम को सो के, जब सोते हैं आप लोग रात में पढ़ के सोते होंगे, कि ऐसे कुछ और व्हाट्सएप करके सोते हैं? कुछ पढ़ के सोते होंगे ना, ये सब कुछ रिवाइज करते होंगे यहाँ से जाने के बाद, खाना वाना खा के। और जब सुबह उठते हैं तो कुछ याद रहता है नहीं रहता है? क्या पता, अरे दिमाग लगाते हो नहीं लगाते हो, कुछ याद क्या पढ़े थे रात में?
कुछ रहता है कि सब साफ ही रहता है? और अगर साफ रहता है तो छोड़ दो, गलत लाइन में हो आप, ये अक्ल नहीं है। सुबह उठे तो कुछ याद रहता है कि सब साफ रहता है, रात भर माठा मारे और सुबह कुछ नहीं निकला है? क्या पता चलेगा? एग्जाम सेंटर पर चलेगा। एग्जाम सेंटर में यहां बताओ, देखो मजाक नहीं, बताओ समझ कुछ आता है, दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है? अगर नहीं रहता है तो गड़बड़ है आपका दिमाग, थोड़ा सा काम करिए दिमाग पर अपने, योगा शोगा करिए। 50% रहता है, 50% कैसे काम करेंगे? अगर सुबह शाम पेपर हो गया आपका, एक दिन में 2 पेपर रह गया तो क्या करेंगे? अच्छा एक ही रह गया तो 5 सेक्शन है, कितना कितना दिमाग में रात में घोट के बैठेंगे, उसमें से आधा ही आना है आपको दिमाग में, नीलेश जी के दिमाग में, तो आधा ही कर पाओगे। जय माता दी लेट्स रॉक करोगे हैं? चलो आओ, चलो अब हम यहां पर अलग अलग चीजों को डिवाइड करके चल रहे हैं। चलो पहला हमने कोल के बारे में डिफाइन कर दिया। किसी को कोई दिक्कत थी कोल में? बताओ, कोल के कोयले में किसी को कोई दिक्कत थी? एंथ्रासाइट, हाँ बताइए, एंथ्रासाइट कोल में, हाँ क्यों? हाँ हाँ नहीं, देखिए गोंडवाना टाइम पीरियड परमियन काल आपने पढ़ा है, ठीक है? परमियन काल में कब आया था? ये परमियन काल का मतलब हो गया 250 मिलियन ईयर एगो लगभग, ठीक है? ये सबके लिए नहीं है भाई, परेशान मत होइएगा। 200 मिलियन ईयर एगो की से पहले की बात हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परमियन काल की, और इसी काल में बना है हमारा गोंडवाना, ठीक है? हिमालय का निर्माण कब हुआ है? ठीक है, टर्शरी में। इसका काल कितना है? मतलब 5 मिलियन ईयर एगो, यही ना? यही तो है, 5 मिलियन ईयर एगो लगभग 50 मिलियन ईयर एगो, राइट, 50 मिलियन। लेकिन इस काल में क्या हुआ है, हिमालय निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, ठीक है? हिमालय निर्माण प्रक्रिया बनी है। तो आपके अनुसार क्या कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एंथ्रासाइट नहीं होना चाहिए। अब एंथ्रासाइट कोल के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? अगर हम एंथ्रासाइट कोल के बारे में बात करें, राइट, से लेकर अगर हम पीट के बारे में बच्चों बात करें, तो बताइए पुराना कौन सा, नया कौन सा? जो लोग पढ़े हैं वो बताएं, ज्योग्राफी वाले, जहां साइंस से मतलब नहीं है, जहां ज्योग्राफी लेके जा रहे हैं हम आपको। पुराना कौन सा है यहाँ? एंथ्रासाइट। चलो ये हो गया पुराना, मतलब ये पाया जाएगा सबसे नीचे, क्लियर? और पीठ पाया जाएगा सबसे ऊपर। अब आइए, जब हिमालय हमारा निर्मित हो रहा है, ये अरावली है, ठीक है? और यहां पर हिमालय है, अभी नहीं है, बाद में होगा। यहां पर यूरेशियन प्लेट है ये, और ये जा रहा है। तो आपके अनुसार पहले क्या लड़ा होगा? पहले ये वाली प्लेट लड़ी होगी या कुछ और हुआ हो? क्या क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे लड़ा होगा? यहां मैं आपसे इसलिए पूछूं कि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ साइंस पर हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कल जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आप इसको समझा रहे होंगे। बताइए आपके हिसाब से क्या लड़ा होगा यहाँ? सबसे पहले क्या क्या कोलाइड किया होगा? कौन सा? यहाँ पर 33 है ही है, ये तो है ही है, 33 ही है यहाँ, मान लीजिए वो तो है ही, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ ये जा रहा है, ये तो पता है मुझे, वो तो जा ही रहा है, तभी तो हिमालय बना है। ये जा रहा है, ये यहाँ पर फिक्स है। ये हमारा ओशन, ये हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। वो तो जा रहा है। लड़ा क्या पहले? सीधे ये लड़ा कि इसका पहले बेस लड़ा? राइट,
ये ऐसे है हमारा ना, ये पहले यहां से अगर आ रहा है, समझिए ऐसे, इसको दिखाना चाहता आपको दिखा नहीं पाएंगे फोटो पर, समझिए ऐसे, ये ऐसे प्लेट है हमारी, राइट, आधा प्लेट हमारा कहां पर है, टेथिस के अंदर, राइट। इधर से कोई प्लेट आ रही है, उसका भी प्लेट कहां पर है, नीचे अंदर की तरफ ओशन में। तो पहला क्वेश्चन किसका हुआ, उसके बाद कोबर का सिद्धांत लगा, तब हिमालय बना। कोबर प्रिंसिपल क्या बोलता है, यहां पर क्या कारण होता है, देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमारी ओशनिक प्लेट है कि नहीं, समझ में आया। अगर आपको पिछली क्लास मेरी याद थी, जो हम लोगों ने इनिशियल क्लास की थी प्राइमरी उसमें प्रीलिम्स में, तो हमने बताया था कि हिमालय के पास कोई भी वॉल्केनिज्म नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है, नहीं होती ना। कहाँ गायब, नहीं पता, अरे भाई बोला था हमने, पुराने बच्चों को बता था, अच्छा नहीं पता तो लिख लीजिए, बता सुन लीजिए, हिमालय के पास कोई भी वॉल्केनो नहीं है। क्यों नहीं है, सबडक्शन जोन नहीं है, प्रतिष्ठित क्षेत्र नहीं है, परेशान मत होइएगा, अभी सब आपको बताएंगे हम आपको, जो लोग सुने हुए उन लोग उनके लिए है ये, परेशान मत होइएगा। प्रतिष्ठित क्षेत्र या सबडक्शन जोन नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ यस, दोनों कॉन्टिनेंटल है ना, लेकिन भाई साहब अभी तो हमने कहा कि ये तो ओशनिक थी। यस, ये जो है ये अपने सेडिमेंट्स के कारण, अवसादों के कारण भर गया। समझ में आया, आप समझिए कि ये ग्लास है, इस ग्लास पर एक तरफ से दबाव पड़ा, एक तरफ से दबाव पड़ा, और इसमें हम कूड़ा कचरा भरते चले जाए, राइट, नहीं समझ में आ रहा है, ये ग्लास है, ये यही हमारी टेथिस सी है, राइट, और इधर से जो नदियां आ रही हैं वो अपना इसमें इसी में गिरा रही हैं सारा मलबा, और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां थी वो अपना मलबा कहां गिरा रही थी, ठीक है ना, सुनिएगा आपका। तो जो यहां का अवसाद, जो पहले से भी भाई ओशनिक प्लेट के यहां पर भी तो कुछ रहा होगा डिपॉजिट, राइट, उसके अंदर जब कचरा भरा तो जो नीचे की तरफ प्रेशर है ऊपर से भले ही जा रहा है, तो कहां गया, जाएगा नहीं जाएगा, तो प्राइमरी कौन सा होगा, ये कि ये, पुराना कौन सा होगा, ये कि ये पुराना होगा ना, हुआ नहीं हो गया, तो ये यहां चला गया क्या, और जो अब आपका आंसर, अभी यहां पर हमारा डेक्कन प्लेट्यू नहीं बना है, दक्कन का पठार नहीं बना है। दक्कन का पठार कब बनेगा बताइए नीलेश, किसका, समझिए पहले, डेक्कन प्लेटू का मलबा यहां गिर चुका है, कहां आ रहा है, कहां से आया मलबा, मेडागास्कर से, रीयूनियन हॉटस्पॉट से, बिल्कुल परेशान मत होइएगा नए बच्चे जो लोग नहीं सुने हैं, ये आया रीयूनियन हॉटस्पॉट से, मेडागास्कर से, मेडागास्कर के पास से इसके ऊपर गिरा, राइट, और झुकाव किधर था इसका, कुछ एक तरफ झुकाव इधर था, एक तरफ झुकाव इधर था, तो जो कुछ यहां पर गिरा बेसाल्ट रॉक्स के साथ यहां पर क्या बन गया, काली मृदा, और यहां पर क्या बन गया, सारा का सारा डिपॉजिट आ गया किसका, आग्नेय चट्टानों का, तो ये क्या बन गया यहां पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर सुनिएगा, फिर भाई मैं बता रहा हूं यहां पर जिस टाइम पर ये साथ में लड़ रहा है उस टाइम पर इसका निर्माण हो रहा है, डेक्कन प्लेट्यू का, किसका, यहां पर, कैसे, कार्बोनिफेरस पर के टाइम पर हमारा पेनिनसुला इंडिया बना है, गोंडवाना का रीजन कहां पर है, डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, तो जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वो इसके साथ की प्रक्रिया है, ठीक है,
तो अगर साथ की प्रक्रिया है, अभी हमारा हिमालय नहीं बना है, हिमालय के बीच में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नहीं समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हिमालय बन रहा है, यहां से फोल्डिंग होनी शुरू हो चुकी है और ये यहां पर इसका डिपॉजिट होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां पर जो डिपॉजिट थी, जो उस पर गिर रहा था, भाई यहां पर कुछ तो रहा होगा ना, 33C के नीचे कुछ तो रहा होगा ना, उसी के ऊपर तो डिपॉजिट हो रहा है। तो पुराना कौन सा, ये कि ये? और वो उसी साथ वो फोल्डिंग होगी साथ में, तो कहां चला गया? हिमालय नीचे आ गया। हिमालय के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, हिमालय के बेस पर मिलता है एंथ्रासाइट। ठीक समझ में आया? तो जब ये फोल्डिंग होगी तो ये कहां चला गया? ऊपर चला जाएगा फोल्डिंग होके। जब ऊपर गया है तो ऊपर जाके हमारा हिमालय बन गया। वही सुनो ना, वही तो कह रहे हैं, वही जो मलबा यहां पर जाके डिपॉजिट हुआ है वही तो एंथ्रासाइट है, इसीलिए तो प्राचीन है। कंफ्यूज? नए बच्चे कंफ्यूज होंगे, पुराने बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े होंगे उन लोग कंफ्यूजन नहीं आया होगा, यहाँ समझ में आ गया होगा। नए वाले परेशान मत हो कि आपको ये नहीं पढ़ना है। हाँ ट्रांस में जाएगा। ट्रांस हिमालय कैसे भाई? आइए, ट्रांस हिमालय इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। सबसे पहले ये समझ लीजिए, राइट? ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट, राइट? काराकोरम रेंज हमारी ये आ गई, क्लियर? काराकोरम रेंज हमारी ये आ गई, पहली वाली इनिशियल वाली रेंज हमारी काराकोरम रेंज है। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर यूरेशियन है, ठीक है, और ये प्राचीन है, ये तो है हमारे पास ना। फोल्डिंग यहां से हुई हमारी, दो प्लेट हैं ऐसे, ठीक? जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, इनके बीच में टकराहट हुई, ठीक, और उसी के बीच में फोल्डिंग भी हो रही है, यहां पर मतलब क्या बन रहा है? अवसादीकरण भी हो रहा है। तो यहां पर क्या बन गया? फोल्ड होने स्टार्ट हो गए। अब ये जो फोल्ड है, समझिएगा, यहां पर सुनिए, इस फोल्ड में जो नीचे की तरफ का पोर्शन है वो क्या है? वो डिपॉजिट्स हैं। नहीं आया? जो दबाव के साथ उठ रहे हैं ऊपर की तरफ, दो प्लेट्स टकराए, समझिए, दो प्लेट्स टकरा रही हैं। अगर कोई चीज यहां पर है नीचे की तरफ, समझिएगा, ये ऊपर की तरफ का सिरा है और ये नीचे का सिरा है, ये टकराया, राइट? अब अगर यहां पर अवसाद है पहले से ही, कहां पर? नीचे की तरफ, ये टकराहट हुई इसकी, पहले टकराहट ऐसी हुई होगी, फिर आगे तरफ टकराया, तो इसकी फोल्डिंग कहां से हुई? यहां से नीचे से। तो ये कहां जाएगा? किसको? बाह्य पार्ट वाला जाता है। ट्रांस हिमालय को हम बाह्य पार्ट ही बोलते हैं, लेकिन इसको यूरेशियन प्लेट का भाग नहीं बोलते हैं। समझ में आया ना? तो ट्रांस हिमालय का पोर्शन कहां से बन गया? डिपॉजिट से बना। इसीलिए यहां पर दो सिद्धांत काम करते हैं, एक डिपोजिशन और एक फोल्डिंग। क्लियर? हिमालय निर्माण प्रक्रिया में वहां पर पढ़ेंगे हम। आया कोई दिक्कत? ये खैर आपके साइंस का पार्ट नहीं था, लेकिन चलिए पूछ लिया तो अच्छी बात है। आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? एक क्वेश्चन बताइए मुझे, एक क्वेश्चन अगर आपसे दिमाग में आ जाए, चलिए लिख ही लीजिए क्वेश्चन, बताइए। ये आपको लिख के लाना है। देखें भाई, क्या ऐसा तो नहीं कि ठीक है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का के लिए एक बेहतर विकल्प है। विद इन कोट्स, विवेचना करें।
इंडिया हैज a better opportunity for renewable energy program। योजना मत लिखिएगा, संसाधनों की योजना के लिए डिस्कस। बताइए, एक मिनट सोच लीजिए पहले, भक्त से मत निकाल दिया करिए। एक मिनट सोच लीजिए पहले कि लिखना क्या है। खाका दिमाग में बनना चाहिए, क्योंकि दिमाग में पॉइंट्स बनने चाहिए। एक पेंसिल जरूर लेके जाइएगा। इनिशियल पेज पे जो क्वेश्चन लिखने के बाद ना कुछ पेंसिल से कुछ बना लीजिएगा। एक पेंसिल रबड़ ले जरूर लेके जाइएगा। कुछ करना नहीं है उससे, डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है उससे, लेकिन एक जो प्रोफार्मा होता है ना आंसर का, कि कैसे लिखना है हमें, तो 30 सेकंड 40 सेकंड में फटाफट प्रोफार्मा दिमाग में बना लीजिएगा कि लिखना क्या, ना भूल जाओगे। 500 शब्द लिखना है, अगर मान लो 400 शब्द लिखना है, 200 शब्द लिखना है, तो इंट्रोडक्शन तो लिख दीजिए बढ़िया से। बॉडी में आते आते पता लगा शुरुआत तो कर दी और आखिरी चीजें भूल गए। होता है ऐसा। लिखना क्या है, तो एक बार ऊपर ना हल्के से कहीं रफ में लिख लिया दिमाग में, तो पॉइंट पलट करके देखा कि अच्छा अगला पॉइंट ये लिखना है, अगला पॉइंट ये लिखना है। दिमाग में भूलोगे नहीं, वरना पहले ही पॉइंट में इतना घूमोगे कि पहले ही पॉइंट की तो पोस्टमार्टम कर दोगे, अगले पॉइंट भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। चलो बताओ। परिचय कैसे लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? हाँ ठीक, चलिए। अच्छा बताया आपने कि आप पहले डिफाइन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के लिखने के दो तरीके होंगे आपके। किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन लिखने के दो तरीके हैं, क्योंकि बॉडी सबको पता है। बॉडी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो बॉडी आप लिख लेंगे आराम से। और अगर बॉडी अच्छी आ गई तो निष्कर्ष भी अच्छे से आप लिख लोगे, कोई टेंशन नहीं है। समस्या होती है क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें, इंट्रोड्यूस कैसे करें। उसके लिए केवल और केवल दो तरीके हैं उसमें। पहला, या तो आप उससे संबंधित कोई परिभाषा आपके दिमाग में है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो उससे संबंधित कोई घटना अभी करंट अफेयर्स में हुई होगी, शुरुआत उससे करिए। हाँ, कुछ भी, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ भी आया हो। अगर कोई योजना उससे संबंधित करंट अफेयर्स में आपको याद है, रिसेंट करंट अफेयर का मतलब रिसेंट 2-3 साल 4 साल 5 साल तक में अगर कुछ हुआ है उसमें, तो आप उस चीज से शुरुआत करिए और फिर आगे बढ़िए। राइट, चलो शुरुआत कर दी, अब आगे बढ़िए। चलिए बताइए क्या क्या लिख सकते हैं आप। चलिए आपने बताया सोलर एनर्जी, चलो पता है, गुड, सोलर एनर्जी हो गई। चलो और बताओ। बहुत बढ़िया, चलो राइट। हम्म हम्म एक सेकेंड, हाँ स्वप्निल, हाँ स्वप्निल जी बताइए। अरे 6 बजे से है ना? नहीं नहीं 6 है, हाँ 6 बजे है, आप बात करिए। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ हंस रहे भाई नीलेश जी? हाँ अच्छा बताया ना, बताइए, हाँ शिवानी आगे बढ़ाइए। टाइगर हो गया, चलिए। हाँ फिर जियोथर्मल में आयरन कैसे निकालोगे? जियोथर्मल में आयरन कैसे निकालोगे आप? जियोथर्मल कहाँ से निकल रहा है? हाँ पीछे बताइए।
बिल्कुल पेरिस, बिल्कुल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है 2018, बिल्कुल। चलो उठ गया करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन डाला आपने और आगे बढ़ा दिया। चलो आगे बढ़ाओ। हाँ कौन सा? हाँ वो डाल सकते हो, कई सारी चीजें हैं, एनर्जी सेक्टर में तो काम ही कर रहा है, अभी अभी रिसेंट में हुआ है, राइट, अभी रिसेंट में हुआ है, अभी इसी महीने में कुछ हुआ है रोम में। हाँ चलो वो भी हो गया। बॉडी में बताओ, इंट्रोडक्शन आप कर लोगे, एनर्जी में इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ हो रहा है, बॉडी में बताइए। 2 पॉइंट बताया शिवानी ने, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। अगला, क्या कहीं पर विंड एनर्जी, हाँ गुड, विंड एनर्जी के बारे में हम बात कर पा रहे हैं? अच्छा ये लिखना है आपको आंसर, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको आंसर मुझे चाहिए कल सुबह। अरे हाँ सब नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज वो पूरा इस मंथ सब 6 o'clock पर है, 5:30 वाली क्लास है, 6 o'clock पर है। ओके ठीक, हाँ बताइए। कोस्टल में भी है और बीचों बीच में भी मिलेगा, हमारा राजस्थान जो बेल्ट है हमारी, वहाँ पर मिल सकता है हमारे, अगर हम विंड की यहाँ पर बात करें, हमारे एमपी सेक्टर में भी विंड मिलता है, एमपी रेंज एरियाज में भी, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिले वहाँ पर भी हमें मिल जाता है विंड की बात, हम वहाँ भी कर लेते हैं। जियो थर्मल की अगर हम बात करें, भूतापीय ऊर्जा की यहाँ पर बात करें, तो हिमालय क्षेत्र पे, हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा मिल जाएगा। फिर कहाँ कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में ज़्यादा मिलेगा, हिमालय का जो तलछट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट इधर वाला, राइट, वहां पर हमें जियोथर्मल एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। क्या है जियोथर्मल एनर्जी, कुछ लिख पाएंगे? भूतापीय ऊर्जा, तो क्या हुआ है? व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? सपोज करो क्वेश्चन आ ही गया, देखिए हर चीज को आपको माप तोल करना पड़ेगा। जिस डायलेमा पे आप है, उस डायलेमा से हम भी गुजरे थे जब हमने दिया था अपना आईएएस 2012 का। देखिए कि पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था यूपीएससी का, कुछ पता नहीं था कि क्या पूछ लेगा, तो सब कुछ लेके चलना पड़ता था कि अच्छा ये भी पूछ लिया तो, ये भी पूछ लिया तो, वो भी पूछ लिया तो, उस तरह आपको अगर छोटे छोटा क्वेश्चन भी डाल दिया, भूतापीय ऊर्जा का भी क्वेश्चन डाल, क्या करो, आप मना कर दोगे? नहीं करेंगे, उसको लिख कर आओगे ना, क्या लिखोगे बताओ? सूर्य किताब से मतलब नहीं है यहाँ पर, पहला ही लाइन काट के फेंक देगा आपके कॉपी को। भूतापीय की बात हम कर रहे हैं, अंदर से निकलने वाला ताप, जियोथर्मल एनर्जी, नीचे से निकलने वाला जो ताप है, जिसको हम छोटा वॉल्केनो भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना? इसको कह सकते हो ना कि वॉल्केनिज्म नहीं है, लेकिन वॉल्केनिज्म सदृश घटनाएं होती हैं। ज्योग्राफी में डाल दिया आपने क्वेश्चन ये, हिमालयी क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन ज्वालामुखी सदृश क्रियाएं होती हैं। जैसे उसमें से एग्जांपल है ये भी, हिमालयी क्षेत्र में हमें क्या मिलता है, हिमालयन रीजन्स में हमें हॉट गीजर्स मिलते हैं। ये दीज हॉट गीजर्स आर व्हाट, आर अ सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। यस और नो? यस इट इज। समझ में आ रहा है ना सबको? मैं बोल रहा हूँ हॉट गीजर्स, समझ में आ रहा, दिमाग में है आपके अंदर कि नहीं? क्या और है, आ रहा सबको ना? हॉट गीजर्स का मतलब गर्म पानी के सोते जो निकलते हैं, गर्म जल के सोते मिलते हैं। आपने देखा होगा ना, बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे तो ऐसे कई मिलेंगे आपको, दाल चावल और चावल पक्के निकल जाता है, अरे कई जगह है। तो ये सोर्सेज हैं किस चीज के, किस चीज का? हाँ, ये बताता है कि आज भी नीचे से क्या हो रहा है, ऊर्जा का बाहर आगमन है, राइट, एंड दीज आर ऑल्सो अ जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। इससे ये भी कहां पर आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और कुछ चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट बताओ। हाँ थोरियम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट। चलो थोरियम, थोरियम जैसे लिखोगे तुरंत डालना मोनाजाइट सॉइल, तुरंत डालना। क्या कहां पर होता है मोनाजाइट सॉइल, बताओ फटाफट। हाँ केरला, और बताओ। वो तो कल्पक्कम की बात हो गई, चलो और बताओ। सॉइल कहां से निकलेगा मोनाजाइट सॉइल? पिच ब्लेंड तो यूरेनियम का है, पिच ब्लेंड सॉइल जो है वो तो यूरेनियम का सोर्स है, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों में पाया जा रहा है। वहां पर मत जाइए, यहां पर आइए। मोनाजाइट को कहां पाया जा रहा है बताइए? ये मेरा प्रीलिम्स निकला है ना आप लोगों का।
हाँ, कहाँ पर? कौन से बीच में? किस बीच पे? पूरा 7500 किलोमीटर का बीच है हमारे पास, गुजरात से लेकर और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आगे तक। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? गूगल करो, मारो सर से, चलो करो, गूगल करो। मोनाजर्ड सॉल्ट कहाँ से पाया जा रहा है? नहीं, गोवा में तो बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। गोवा आएगा अभी तो मतलब 2-3 नंबर के बाद आएगा। जो लोग आज नए हैं उनको अपना मीडियम, मुझे बताएं मीडियम आपका क्या है? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी समझ में आ रहा है? मैं आज छोटा इंग्लिश ही लिखवा रहा था। हाँ, सॉरी, केरला कोस्ट। चलो, और फर्स्ट पे हो गया, सेकंड आंध्रा बता रहा है, तमिलनाडु, और है ना? चलो थर्ड बताओ। आप देख पा रहे हैं, राइट? आप देख पा रहे हैं कि आप तुरंत एक मैप ड्रॉ करिए, राइट, और सीधे एक नक्शा बनाकर ऐसे बना दीजिए, राइट, और यहीं पर इसको शेड कर दीजिए। काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? यहां से उठाया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये तो है पूरा। दिमाग में भैया मैप रख लेना आप लोग यार, यही ना कि तमिलनाडु यहां बना दो आप कश्मीर के पास, ऐसा तो कोई नहीं है ना। हाँ, ये बना लेना दिमाग में, राइट, और उसको सीधे लिख दिया आपने, सोर्सेज ऑफ थोरियम या मोनाजाइट सॉइल। मोनाजाइट सॉइल, कल्पक्कम का आंसर डाल दिया, काम खत्म। एक अपने उदाहरण दे दिया कि एक मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं 5 मेगावाट का। कल्पक्कम का जो है वो 5 मेगावाट की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। 5 मेगावाट अभी हम वहां से निकालते हैं कल्पक्कम से, राइट। तो कल्पक्कम से निकाल रहे हैं, वहां की शुरुआत हमने कर चुकी है, हम लोग कर चुके हैं, बाकी बढ़ा रहे हैं। इस पर हम अभी आएंगे, बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पर, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बात करेंगे आपसे। सॉरी, वही चीज करना है ना कि कहां कहां पर है और क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, क्यों हम मूव कर रहे हैं कहां पर? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ, क्योंकि हमारे पास है, इसीलिए हम मूव करने की सोच रहे हैं। आप सीधा मैप को ड्रॉ करो, 3-4 मैप ड्रॉ कर दो, काम खत्म हो जाएगा। आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आ रहा है। आपको टॉपिक बनाया, 8 स्टेट लिखे, उठाया गुजरात से लेकर कहां तक? त्रिपुरा, मिजोरम तक, राइट, और सीधे बताया कि यहाँ पर 8 स्टेट के बीच में लाई करता है, बीचों बीच से जा रहा है। तो एंटायर ये पोर्शन जो है ये हमारा क्या है? सोलर के लिए इजी है, राइट। सीधे बोल दो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा? कन्वेक्शन करंट्स उठ रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या सीधे बात बोलोगे कि विंड एनर्जी के लिए भी प्रॉबल अच्छी जगह है ये, सारे पॉइंट शुरू कर दिया, राइट। इसके बारे में डिटेल आपको पीडीएफ में आपको मिलना शुरू हो जाएगा 2 दिन के बाद। कल आप लोग पहले मुझे इसका आंसर देंगे, मिलेगा पक्का? कितने लोग हो आज? काउंट करो, कौन सा? बायोमास, बहुत अच्छा, बहुत ही धमाकेदार पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट डाल दो, बायोमास। कितने? 34 आंसर मुझे चाहिए। 35 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 34 मुझे आंसर चाहिए कल। और चेहरा हम भूलते नहीं है भाई, चेहरा हम याद रखते हैं, ठीक है? 34 आंसर, हाँ वो तो यूज कर ही रहे हैं, हाँ डाल सकते हैं। कई सारे पॉइंट जो दिमाग में आपके आ सके, आप बेटर देखने की कोशिश करिए। और प्लीज आप लोग आंसर्स लिखिए, क्योंकि आप धुरंधर नहीं है कि पहली बार में आप लिख के आप नंबर उठा लेंगे। जो बात कह रहे हैं नीलेश की, हम लिख कर आएंगे, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना पसीना यहाँ बहाएंगे उतना खून वहां कम गिरेगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पसीना बहा लो, वरना वहां खून निकलेगा फिर, ठीक है? यहाँ पसीना बहा लीजिए आप अच्छे से, जितना आंसर लिख पाएंगे, जितना कटेगा फटेगा। अभी कई बार होगा, पता नहीं सर कैसे चेक करते हैं हमें नहीं पता, भाई हम तो कॉपी फाड़ देते हैं,
चीज चार देते हैं, नहीं समझ में आएगा, तो ऐसा होगा, बेइज्जती होगी, गरियाए जाओगे, जितना गरियाए जाओगे, जितना गाली खाओगे, उतना अच्छा वहाँ लिख पाओगे। इसे परेशान मत होना, हम बता दिए पहले ही, कॉपी आने से पहले सोच समझ के आराम से लिखना, और जब 4-5 आंसर लिख लीजिएगा तब टाइमर लगा लीजिएगा, ठीक, टाइमर लगा लीजिएगा। मार्केट से कोई अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए, कोई पुराना बीपीएससी का, नहीं जेपीएससी का, बीपीएससी खरीद लीजिए, छत्तीसगढ़ खरीद लीजिए, जो लगभग आपका सिलेबस मैच कर रहा हो, और उस पर काम शुरू करिए फटाफट। मार्केट में ज़्यादा बुक्स है नहीं, वो यूपीएससी वाला डाल दिए हैं, हम लोग आज गए थे देखने, यूपीएससी वाला सब भरा पड़ा है, कोई मटेरियल बढ़िया है नहीं। बीपीएससी के नोट्स डाल के उससे बीपीएससी के जो मॉडल पेपर्स हैं उसको उठा के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए आराम से, तब तक यहाँ से मटेरियल आपको मिल ही रहा है, आराम से करना शुरू करिए। कोई दिक्कत? ये मिलेगा आंसर? चलो, थैंक यू।